नमस्कार। हेल्थ मंत्रा कार्यक्रम में मेरे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपकी दोस्त तन्वी। दोस्तों, हेल्थ इज वेल्थ, इस बात से तो बखूबी आप भी राजी होंगे। लेकिन कभी कभी हमारे शरीर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम बिल्कुल सामान्य तौर पे लेते हैं, मसलन बेहोशी। इसे कभी भी हम बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन क्या आपको पता है बेहोशी का सीधा संबंध हो सकता है आपके दिल से। बेहोशी का क्या है संबंध आपके हृदय से, इस विषय पर ढेरों जानकारियां देने के लिए आज हमारे साथ हैं पटना के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभात कुमार। डॉक्टर साहब से आज हम जानेंगे कि क्या है संबंध बेहोशी का हृदय से। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में। नमस्कार डॉक्टर साहब, आमतौर पर जब कोई इंसान बेहोश होता है तो यूं मान लिया जाता है कि उसे मिर्गी का दौरा पड़ा है। आखिर क्या है अंतर मिर्गी और बेहोशी में? लोगों का परसेप्शन एक ही होता है, बेहोश हो गया, मिर्गी का दौरा पड़ गया। लेकिन बेहोश होना और मिर्गी का दौरा दोनों अलग है। मिर्गी का दौरा जब भी पड़ता है, जैसे कॉमन लैंग्वेज में हम लोग फिट्स बोलते हैं या सीजर बोलते हैं, बेसिकली ये ब्रेन की प्रॉब्लम से होता है। ब्रेन के इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस होती है, पर्सन बेहोश होता है, साथ में उसकी जर की मूवमेंट्स होती है बॉडी की। और आप देखेंगे कि गिरने के बाद हाथ पैर तेजी से ऐठन हो रहा है, आइज डिविएट हो जाते हैं, फ्रॉथ निकलने लगता है, कभी कभी पेशाब हो जाते हैं, बॉल ब्लैडर इनकंटिनेंस हो जाता है, टंग बाइट भी हो जाता है, अपने आप को इंज्योर कर लेता है पर्सन। और होश में आने में उसे कभी आधे घंटे से 1 घंटे लग जाते हैं कंप्लीट होश में। ये बेसिकली मिर्गी है और ये ब्रेन की प्रॉब्लम से होता है। बेहोशी सामान्यतः हार्ट की प्रॉब्लम से या अदर प्रॉब्लम से होता है, जो कि ट्रांजिएंट, जिसे कहा जाता है ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कंसियसनेस, क्षणिक बेहोशी है। पर्सन गिरता है, तुरंत उसे लगता है हमें कुछ नहीं हुआ था, उठ के चलने लगता है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाती है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बेहोशी और मिर्गी दोनों अलग अलग है। बेहोशी अब एक ऐसी बीमारी है जो अमूमन हर उम्र के लोगों में देखी जाती है। आखिर क्या है रिश्ता बेहोशी का उम्र से, इस बारे में डॉक्टर साहब आप हमें जानकारियां दें। जितने मानव हैं वो लाइफ टाइम में 50% पर्सन उसमें से सफ़र किए रहते हैं। आइदर बेहोश होकर गिरे रहते हैं कभी ना कभी, या बेहोश होने वाले होते हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है। तो इसका इंसिडेंस काफ़ी, 2 में से 1 आदमी कभी ना कभी लाइफ टाइम में सफ़र करता है बेहोश होने से। चाहे वो गिर जाता है या बेहोश होता है, हल्का लगता है कि अब बेहोश हो जाएंगे, सपोर्ट ले लेता है। ये काफ़ी कॉमन है, जैसा मैंने बताया 50% है। इसमें 2 एज में हम लोग देखते हैं। एक कॉमन एज होता है 10 से 20 से 25 साल का एज, जिसे एडोलेसेंट टीन एज ग्रुप बोलते हैं। एक लेट एज 60 ईयर्स के बाद वाला 55-60 ईयर्स के बाद के एज का होता है। जो अर्ली एज में बेहोश होते हैं उसमें प्रोग्नोसिस यानी आउटकम बेहतर होता है। जो लेट एज वाले होते हैं उनमें उनकी आउटकम, जिसे बोलते हैं कि आगे इवेंट होने की संभावना, प्रॉब्लमेटिक इवेंट, उनमें उनकी डेथ भी हो सकती है, उसकी संभावना ज़्यादा रहती है। डॉक्टर साहब, यूं तो बेहोशी होने के कई सारे कारण होते हैं, लेकिन हृदय से जुड़ी बेहोशी होने के क्या कारण हैं? अर्ली एज में जो लोग ज़्यादा बेहोश होते हैं, कॉमन कारण होता है रिफ्लेक्स सिंकपी बोलते हैं। रिफ्लेक्स सिंकपी यानी कॉमन फेंट्स। अरे भाई कुछ नहीं हुआ, बेहोश होके गिर गए थे, वो कुछ नहीं हुआ, प्रेयर में थे, मीट में थे, या किसी से बहस हो गई, वो गिर गए, इसे कॉमन फेंट्स बोलते हैं। कुछ सिचुएशनल सिंकपी होते हैं, जैसे सपोज किसी को डायरिया हो गया, हाई ग्रेड टेम्परेचर हो गया, ब्लड लॉस हुआ, किसी को इंजरी हो गई, या किसी ने बैड न्यूज़ सुन लिया, या पता लगा कि उसके साथ एग्जाम होना है या ऑपरेशन होना है, सर्जरी होनी है, तो उसकी धड़कन बढ़ती है और अचानक वो बेहोश हो जाता है। ये सिचुएशनल सिंकपी बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ सिचुएशन में, जैसे आप देखेंगे कुछ लोग कहता है कि जब भी वो पेशाब करने जाते हैं और गिर जाते हैं पेशाब करते करते, या कफ करते करते बेहोश हो जाते हैं, ये भी सिचुएशनल सिंकपी होता है। कभी आप देखेंगे कुछ लोग हंसते हंसते बेहोश हो जाते हैं। आते हैं हम लोग के पास पेशेंट कि सर ये बहुत देर हंसते हैं, उसके बाद बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि ये भी एक सिचुएशनल सिंकपी है। कुछ लोग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बेहोश होते हैं, यानी लगेंगे बहुत लंबी लंबी सांस लेते लेते उनमें कुछ ऐसा इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो जाता है कि बेहोश हो जाते हैं। और जो मोस्ट प्रॉब्लमेटिक बेहोश होने के कारण है वो हार्ट डिजीज से रिलेटेड है। होते हैं थोड़ी देर के लिए, फ्यू सेकंड्स के लिए बेहोश, लेकिन ये वार्निंग सिम्टम्स होता है उनके ज़िंदगी के लिए। वो हाई रिस्क में होते हैं कि उनकी हो सकती है कि आगे आने वाले सालों में 30 से 35%, उनकी इससे कभी कभी 50% संभावना रहती है कि उनकी डेथ न हो जाए। तो दोनों अलग हैं। ये इसके बहुत सारे कारण हैं और इसमें आपको एस्टेब्लिश करना होता है कि किस में बहुत अच्छा आउटकम, उसको कुछ नहीं होने वाला है, किसी की ज़िंदगी खतरे में है, वो दोनों को अलग करना होता है, आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है। हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी जो आमतौर पर अब सुनने को मिल रही है, लेकिन क्या है इसकी वजह और साथ ही साथ हार्ट अटैक के क्या है लक्षण?
जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 50% पॉपुलेशन जिसको हार्ट अटैक होता है, 50 to 60%, नॉट ओनली इन इंडिया, सिर्फ भारत में नहीं, विदेशों में भी 50 to 60% पर्सन जिनको हार्ट अटैक होता है वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते, उनकी डेथ हो जाती है शुरू के 90 मिनट से 3 आवर्स में, 90 मिनट से 3 घंटे के अंदर। और हार्ट अटैक बेसिकली हार्ट की जब ब्लड सप्लाई अवरुद्ध होती है, अचानक बंद हो जाती है, कट ऑफ हो जाती है, हार्ट का मसल डैमेज होने लगता है, तो इसे हार्ट अटैक बोलते हैं। और ये जब डैमेज होता है तो पेशेंट्स को सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट को मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है पेन होता है, सीने में दर्द होता है, सांस फूलने लगती है, पसीना आता है, पेशेंट को घबराहट होने लगती है और बेचैनी बनी रहती है। ये टाइम मिल जाता है पेशेंट को डॉक्टर को कांटेक्ट करने का, रिलेटिव्स को कांटेक्ट करने का और हॉस्पिटल जाने का। और इसी में क्या होता है, कुछ पॉपुलेशन को सडनली हार्ट की इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो जाती है। हार्ट जैसे नॉर्मल ऐसे चल रहा है, सडनली बेतरतीब चलने लगता है, या हार्ट एकदम स्लो हो गया, स्टैंड स्टिल हो जाता है, तो पर्सन की डेथ हो जाती है। और जो 50-60% डेथ होती है हार्ट अटैक के शुरू के 90 मिनट में, वो बेसिकली सडन कार्डियक डेथ ही होती है। उसमें पेशेंट को वार्निंग सिम्टम्स नहीं होता है और पेशेंट मिस कर जाता है, पेशेंट की डेथ हो जाती है। लेकिन अगर पर्सन जिसको दर्द हो, सीने में दर्द हो, सांस फूले, धड़कन हो रहा हो या बेचैनी बन रही हो, इमीडिएटली हॉस्पिटल कंटेक्ट कर ले, हॉस्पिटल में चला जाए एम्बुलेंस के द्वारा या किसी अच्छे डॉक्टर के साथ या इक्विपमेंट के साथ, तो उसके बचने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। दोस्तों, आज हम बातें कर रहे हैं डॉक्टर प्रभात कुमार से, जो शहर के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। बेहोशी और हृदय का क्या है संबंध, इस विषय पर कुछ और खास बातों को लेकर होते हैं हाजिर एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत हेल्थ मंत्रा में। और आज एक बेहद महत्वपूर्ण विषय बेहोशी और हृदय का संबंध को लेकर हम हाजिर हैं डॉक्टर प्रभात कुमार के साथ। डॉक्टर साहब से अब आइए कुछ और भी जरूरी बातें करते हैं। SCD यानी सडन कार्डियक डेथ, आखिर ये क्या है और इसकी क्या वजहें होती हैं? सडन नाम ही रखा हुआ है, किसी को पता नहीं चलता, बिना वार्निंग सिम्टम्स की पेशेंट कोलैप्स कर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। और सडन कार्डियक डेथ मोस्ट कॉमन जो रीजन होते हैं वो कुछ हद तक हम लोग पता कर लेते हैं कि क्यों इनको ये रिस्क में है, हाई रिस्क में है, लो रिस्क में है और इनके साथ ये प्रॉब्लम होने जा रही है। मोस्ट कॉमन होता है हार्ट के अटैक के बाद के पेशेंट्स के साथ सडन कार्डियक डेथ। और इसमें हार्ट अटैक में जैसे मैंने पहले आपको बताया कि पेशेंट्स को सिम्टम होता है, पेशेंट्स कांटेक्ट करता है हॉस्पिटल को, डॉक्टर्स को, रिलेटिव्स को, और फिर उसकी ट्रीटमेंट होती है। सडन कार्डियक डेथ में क्या होता है, विदाउट वार्निंग सिम्टम्स पेशेंट सडनली कोलैप्स कर जाता है। अगर आपके पास कुछ समय है, आप वहाँ पे अवेलेबल हैं, डॉक्टर्स हैं, इक्विपमेंट है, तो आप विदिन सेकेंड से एक्ट करके पेशेंट को ज़िंदगी की बता सकते हैं। आपको मैं एक सिंपल डाटा दे रहा हूँ। यूएस जो कि बहुत ही एडवांस है मेडिकल साइंस में और पूरे फैसिलिटीज़ में, वहाँ पे 92 to 94% जिसको सडन कार्डियक अरेस्ट होता है उनकी डेथ हो जाती है। ओनली 6 to 8% ही लोग लकली सर्वाइव करते हैं। तो जो लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस करता है उसमें 92 to 94% की तो डेथ हो ही जाती है। 6 to 8% ही हैं जो लकी होते हैं, जो सर्वाइव करते हैं। ये यूएस का डाटा है। अब आप इस डाटा को अगर एक्सट्रापोलेट करते हैं इंडिया में, जहाँ पे इंडिया में कोई अभी सिस्टम, हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड है कुछ पार्ट्स में, तो यहाँ क्या मैग्नीट्यूड है। यहाँ आप लोग हमेशा न्यूज़ में देखते हैं, पेपर्स में देखते हैं कि उनकी डेथ हो गई, वो साहब ऐसे थे, ऐसे खेलते कूदते थे, डेली एक्सरसाइज करते थे, सडनली गिरे और उनकी डेथ हो गई ग्राउंड में ही। हॉस्पिटल जा रहे थे ट्रीटमेंट के लिए, हॉस्पिटल के गेट पे ही गिर गए और वहीं उनकी डेथ हो गई। तो ये सडन कार्डियक डेथ इसे कहते हैं। इसमें वार्निंग सिम्टम्स नहीं होता है और पेशेंट एट रिस्क हैं। ये डॉक्टर का काम है आइडेंटिफाई करना और उसे उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय हैं उसे फॉलो करना। डॉक्टर साहब, कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो अक्सर बेहोश हो जाते हैं। इन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर इनकी बेहोशी के क्या है कारण। इन मरीजों के लिए आपकी क्या सलाह होगी, इन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अगर इको में लगता है कि बेहोश होने वाले व्यक्ति का हार्ट का पंपिंग कम है और ईसीजी में एबनॉर्मलिटी है, तो वो सडन कार्डियक डेथ के रिस्क पे होते हैं। तो वैसे लोगों का वर्कअप कंप्लीट करके फिर कुछ डिवाइस होती है, पहले एंजियोग्राफी की जरूरत होती है तो एंजियोग्राफी किया जाता है, ये सब किया जाता है, वर्कअप किया जाता है। कुछ लोग बेहोशी के सिम्टम्स ऐसे होते हैं, कहते हैं हम तो ठीक रहते हैं साहब, लेकिन जब हम सामान लेके दौड़ते हैं या चलते हैं तो हमें चक्कर आता है और हम गिर जाते हैं, या नहीं तो सिर्फ चक्कर आता रहता है जब चलते हैं। तो
तो ऐसे लोगों में कॉमन क्या होता है, अगर हीमोग्लोबिन लो नहीं है, बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं है, तो ऐसा लोगों में क्या होता है कि हार्ट की भाल्व में सिकुड़न होती है, जो एओर्टिक स्टेनोसिस बोलते हैं, मेन भाल्व होता है जिसे हार्ट का ब्लड सप्लाई ये पंप होता है, यहाँ हार्ट पंप करता है और पंप करके इस ब्लड तो ये नैरोइंग हो जाती है। नैरोइंग अर्ली एज में भी होता है लेकिन लेट एज में काफ़ी कॉमन है। तो हार्ट पंप नहीं करता है, जैसे पर्सन भागेगा दौड़ेगा तो हार्ट पंप करेगा लेकिन ब्लड इजेक्ट आउट नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे सिकुड़न हो गई है भाल्व में, एओर्टिक वाल्व बोलते हैं, तो वो लोग गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो एक्सर्शनल सिंकपी यानी चलने पे, काम करने पे या सामान लेके दौड़ने पे बेहोश होते हैं, उसमें एक कारण ये होता है। दूसरा, हार्ट की दीवार काफ़ी मोटी हो जाती है, ये जंगजात होती है, ये प्रॉब्लमेटिक होता है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। अर्ली एज में ग्राउंड्स में खेलते खेलते एथलीट की डेथ हो जाती है या कोई दौड़ते दौड़ते प्लेटफॉर्म पे गिर जाता है, डेथ हो जाती है, वो कारण होता है। किसी का राइट साइड का प्रेशर बढ़ा हुआ है, राइट साइड की भाल्व में रुकावट होती है, वो लोग भी एक्सर्शन यानी काम करने से चलते चलते गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, बेहोशी की समस्या के साथ साथ हृदय रोग से भी ग्रस्त व्यक्ति के लिए केस हिस्ट्री कितना महत्वपूर्ण होता है अपना सही इलाज करवाने में? ऐसे केस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना कि कौन रिस्क में है और कौन रिस्क पे नहीं है, जिनकी सडन कार्डियक डेथ नहीं हो सकती है, किनकी सर्वाइवल बेटर है, आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे केस में हम लोग सिंपल कुछ टेस्ट करते हैं, लेकिन टेस्ट के पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हिस्ट्री लेना। जैसा हमने शुरू में बताया कि अर्ली एज में लोग बेहोश होते हैं तो उसे कॉमन फेट्स ज़्यादा कॉमन है। लेट एज में बेहोश होते हैं 60 ईयर्स के बाद, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लमेटिक डिजीज होते हैं जिसकी वजह से बेहोश होते हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए प्रॉपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी कोई जब सिंकपी लेकर प्रेजेंट करता है, हिस्ट्री पेशेंट खुद देता है, और हिस्ट्री अगर आप प्रॉपर लेंगे तो मेजोरिटी में आपको पता लग जाता है बेहोशी का कारण क्या है। दूसरी बात, विटनेस का अकाउंट लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जो बेहोश होते हुए आदमी को गिरते हुए देखा है उससे भी हम लोग कोशिश करते हैं, उसके बाई स्टैंडर हों या जो पास वाले हों या जो देखे हो ऑब्जर्व किए हों, उनसे हम लोग बात करते हैं। बात करके उनसे हम कोशिश करते हैं एक्सट्रैक्ट करने की कि किस तरीके से बेहोश हुई, क्या कर रहे थे उस समय, आपने क्या देखा, क्या एक्टिविटीज़ थी। वो लोग बता देता था, लग रहा था कि घबराए हुए थे, पसीना आ रहा था, थोड़ा बेचैन टाइप के लग रहे थे, सडनली गिर गए फिर उठ गए, तो ये कॉमन फेंट होता है। लेकिन अगर यही किसी को हार्ट की तकलीफ है और पहले से कुछ हार्ट ब्लड प्रेशर की दवा ले रहा है या कुछ अदर प्रॉब्लम्स है और वैसे लोग अगर बेहोश लेते हैं तो उसमें हम लोग कंप्लीट वर्कअप भी करते हैं। जैसे मैंने हिस्ट्री बताया, बीपी लेना हुआ, क्या देखेंगे कि ओवर मेडिकेशन हो गई, दवा ले लिया है बीपी का, गलती से ज़्यादा दवा डोज ले लिया, या दवा ले रहा है उसका ब्लड लॉस हो गया या डायरिया हो गई या बुखार हो गया। वैसे लोग क्या करते हैं कि खड़ा होते हैं तो लगता है चक्कर आया और गिर गए, या टॉयलेट गए, यूरिन करने की अर्ज हुई, यूरिन करने गए और गिर गए। तो ऐसे केस में हिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या आप मेडिसिन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, फिर पल्स भी तो देखते ही हैं। डॉक्टर साहब, जो इंसान अक्सर बेहोश हो जाता हो या यूँ कहें कि वो बेहोशी की समस्या से लगातार ग्रस्त हो, उसके या फिर उसके परिजनों को किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए या फिर किस प्रकार का इलाज करवाना चाहिए? बेहोश कोई हुआ, पहली बार आया आपके पास कि बेहोश हो गया, यंग पर्सन है, जैसा मैंने शुरू में बताया 20-25 साल से इसका मैं स्कूल में है, कॉलेज में है, किसी बहस हुई है, गिर गया, बेहोश हो गया, तो उसमें कोई बहुत परेशान, अगर सारा एग्जामिनेशन नॉर्मल है तो कुछ नहीं करना है। और उसे जस्ट एडवाइस देना होता है कि तुम हड़बड़ी में यार काम नहीं किया करो, झटके से नहीं उठा करो, थोड़ा योगा मेडिटेट करके अपने को रिलैक्स कर लिया करो। किसी से अगर बहस होती है तो किसी का होता है हिस्ट्री कि उससे बहस हुई, कुछ धड़कन घबराहट हुई, उसके बाद गिर गए, तो ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो जिससे उसे प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग होते हैं जो बीपी की दवा लेते हैं या कुछ नहीं भी दवा लेते हैं, खड़े होते हैं, गिर जाते हैं, या टॉयलेट जा रहे हैं, गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। वैसे लोगों को हम लोग हमेशा सलाह देते हैं कि अर्ज जब भी वो उसे फॉलो नहीं करें, आप कोशिश करें आराम से बिस्तर से उठें, पैर को फर्श पे रख कर 2-4 बार उसे फ्लेक्स करें, एक्सटेंड करें, पैर के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करने के लिए बोलते हैं, फिर आराम से धीरे से उठें, टॉयलेट जाएं। और बहुत तेज़ी में प्रॉब्लम ये होता है कि यूरिन करने के लोग पास करने की कोशिश करते हैं, खड़े होकर रात में गए, बिस्तर से उठे, पेशाब करने की कोशिश की, वो गिर गए। तो अगर ऐसा वो नहीं करेंगे तो नहीं होगा। कुछ लोगों में हम लोग सलाह देते हैं कि थोड़ा पानी आप ज़्यादा पिएं। कुछ लोग की ब्लड प्रेशर की अगर ज़्यादा दवा ले रहे हैं तो उसे कम कर देते हैं, या ब्लड प्रेशर की कुछ दवा सूट नहीं करती है किसी को, उसको हटा देते हैं। तो ऐसे केसेस में रोक लेते हैं हम लोग, आराम कर पहुँचाते हैं। कुछ टेस्ट होते हैं सिंपल, किसी की धड़कन बेतरतीब होकर के बेहोश होते हैं तो उसके लिए सिंपल कैथेटर एब्लेशन होता है।
हम लोग एकदम लोकल एनेस्थेसिया में जस्ट सुन कर करके एक वायर ले जाते हैं, कैथेटर्स ले जाते हैं और पहले पता करते हैं कहाँ से धड़कन होता है, जैसे सुप्रावेंट्रिकुलर टेकार्ड या PSVT बोलते रहते हैं हम लोग, उसे अबलेट कर देते हैं और लाइफ लॉन्ग के लिए पर्सन ठीक हो जाता है। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताई बेहद खास बातें जो कारगर हो सकती हैं बेहोशी और हृदय रोग से जुड़े उन तमाम व्यक्तियों के लिए जो इससे पीड़ित हैं। लेकिन अभी और भी खास बातें बाकी हैं। फिलहाल यहाँ दरकार एक छोटे से अंतराल की। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत हेल्थ मंत्रा में। आज हमारे साथ जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभात कुमार। आइए जानते हैं इनसे कुछ और जरूरी बात। डॉक्टर साहब, अगर कोई दिल का मरीज बेहोशी की समस्या से भी ग्रस्त हो तो फिर उसका इलाज कैसे करवाना चाहिए, या यूं कहें तो उन्हें किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में आप हमें बताएं। सेकेंड कॉमन कॉज है बेहोश होने का हार्ट डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। और कार्डियोवास्कुलर डिजीज से जो बेहोश होते हैं हार्ट की बीमारियों से, उनकी ज़िंदगी खतरे में रहती है। जैसा मैंने बताया, कुछ कारण में 10% से लेकर 50% डेथ एक साल के अंदर हो जाती है। तो हार्ट डिजीज से कोई बेहोश होता है, इसे सिंपल वे में फॉलो नहीं करना चाहिए। ये जो प्रोटोकॉल है उसे फॉलो करना चाहिए, उसके ट्रीटमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। सपोज किसी को हार्ट अटैक हुआ है, किसी की एंजियोप्लास्टी हुई है, किसी की बाईपास हुई है, वैसे लोग जो हाई रिस्क पे हैं, या किसी का वाल्व की प्रॉब्लम है, या सपोज किसी को पेस मेकर ही लगा हुआ है या ICD डिवाइस लगा हुआ है, वो भी अगर काम नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से बेहोश हो सकता है। तो पहले तो कारण आपको पता कर लेना है कि किससे वो बेहोश हो रहे हैं। और जैसे पता लग जाए, जैसे मैंने बताया कि वाल्व अगर सिकुड़न है तो वाल्व को अगर आप बदल, ये वाल्व सिकुड़ सी गई है और सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस बोलते हैं इसे, जो व्हाइट वाल्व दिख रहा है, इसे हम लोग बदल देते हैं। बदल देने से बेहोश होने के लक्षण खत्म हो जाते हैं। किसी की अगर ये इधर की प्रॉब्लम है, हार्ट की मसल की हाइपरट्रॉफी है, तो उसके लिए हम लोग डिवाइस लगा देते हैं। अगर हार्ट की इलेक्ट्रिकल सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है तो ये पेसमेकर लगाते हैं और पेसमेकर का लीड यहाँ फिक्स कर देते हैं और ये पेसमेकर यहाँ लग जाता है चेस्ट वाल में और पेशेंट एकदम ठीक रहता है। पेशेंट फिर बेहोश होने से रुक जाता है, बेहोशी नहीं होती है, पेशेंट की जिंदगी बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, आधुनिक जीवन शैली कई तरह की बीमारियों को न्योता दे रही है, जिसमें एक हार्ट और बेहोशी का भी सीधा सीधा संबंध है। जानना चाहेंगे आपसे, क्या अपनी जीवन शैली को तब्दील कर हम इन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं या हमें कुछ फायदा पहुंच सकता है? बेहोश हुआ है वो क्षणिक, थोड़ी देर के लिए लॉस ऑफ कॉन्शसनेस हुआ, 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए फिर होश में आ गया, फिर आपके पास अप्रोच किया। तो जैसे मैंने बताया, हिस्ट्री लेकर के उसका कंप्लीट एग्जामिनेशन, जो भी रीजन है उसे ट्रीट करना चाहिए। सपोज किसी का बीपी लो है, बीपी की दवा से, तो उसे एडमिट करके दवा कम करके हाइड्रेट करने की ज़रूरत है। किसी का हार्ट रेट स्लो है तो पेसमेकर लगाने की ज़रूरत है। किसी का है कि नहीं, कॉमन फ्रेंड्स है, ये किसी से बहस हुई और गिर गए, या धड़कन तेज हुआ उसके पास गिर गए। पहले भी ऐसे स्कूल में खड़े थे, प्रेयर मीट में बहुत देर खड़े रहे, क्राउडेड प्लेस था, वहाँ गिर गए। तो ऐसे लोगों को जस्ट हम लोग रीएश्योर करते हैं कि नहीं होगा, आप सर्टेन लाइफस्टाइल में चेंज कर लें, और उन लोगों की बेहोशी होने से, दोबारा होने से रोक लेते हैं हम लोग और बताते हैं क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। लेकिन जो सिक है उनको हम लोग हॉस्पिटलाइज कर लेते हैं, जिनका हार्ट डिजीज से रिलेटेड है, बार बार जो बेहोश होते हैं, चाहे इसी जिनका एबनॉर्मल आ रहा है, एग्जामिनेशन एबनॉर्मल आ रहा है, तो उन्हें एडमिट करके इवेलुएट करके और फिर बेहोशी का ट्रीटमेंट हो जाता है। अब मुख्यतः देखेंगे 2 से 3 दिन लगता है, सारा डायग्नोसिस हो जाता है, वर्कअप हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, और वैसे लोगों को अकॉर्डिंगली ट्रीट करके हम लोग घर भेज देते हैं। डॉक्टर साहब, कई बार हम ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति अचानक बेहोश हो जाता है। ऐसे में हमारे या फिर उन तमाम लोगों के लिए आप क्या कुछ खास कहना चाहेंगे जिन्हें खुद या फिर किसी आदमी के बेहोश होने के बाद प्राथमिक उपचार की जरूरत पड़े? वो सबसे पहला कदम क्या उठाएं और उनके लिए क्या होगी आपकी खास सलाह? कभी भी देखें कि कोई ऑल ऑफ सडन गिर गया तो ऐसे केस में हड़बड़ी में लोग क्या करते हैं, लोग उसको उठा के बैठा देते हैं। ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई गिर गया है उसे गिरे रहने दीजिए, उसका देखिए रेस्पिरेशन चल रहा है कि नहीं, फ्यू सेकंड्स में आपको पता चल जाएगा कि रेस्पिरेशन चल रहा है कि नहीं। उसका देखिए कि क्या कुछ मूवमेंट है या नहीं है। नहीं ये लगे कि रेस्पिरेशन चल रहा है, थोड़ा पीला पड़ा हुआ है, आप जस्ट पैर को, उसके पेशेंट्स के पैर को 1 फुट से 2 फीट ऊंचा कर देंगे, पेशेंट तुरंत रिगेन कर लेता है कॉन्शसनेस। लगे कि नहीं बेहोश है, इसकी सांस नहीं चल रही है, एकदम लगता है कि डेड बॉडी जैसा पड़ा हुआ है, तब इसमें हम लोग कुछ CPR करते हैं। लेकिन कोई लगे कि कहे कि अब हम बेहोश होने वाले हैं,
अबाउट टू फेंट, हम गिर जाएंगे, तो ऐसे को जगह दे देना चाहिए बैठने के लिए। कहिए बैठ जाओ, फर्श पे बैठ जाओ। गिरने से बेहतर है सर में चोट लगे, हाथ पैर में चोट लगे, इससे बेहतर है कहीं भी गंदा जगह हो, साफ जगह हो, ये नहीं देखना है कि यहाँ गंदगी है यहाँ साफ है, आप गिर जाएंगे उसी गंदगी में। इसलिए बेटर है कि आप वहीं बैठ जाएं। बैठ के कोशिश करें अपने सर को, दोनों अगर बैठे हैं दोनों नी जॉइंट के बीच में, दोनों घुटनों के बीच में सर रखें और थोड़ा देर रिलैक्स होकर बैठें, हड़बड़ी में नहीं उठें। या लेट गए हैं तो 2-4-5 मिनट आप आराम कर लें, फिर पैर मोड़ें, फिर धीरे धीरे खड़े हों, फिर आसपास कोई हॉस्पिटल में जाकर वर्कअप करा लें कि क्यों आप बेहोश हुए। तो सिंपल सा है, कभी कोई गिरे हड़बड़ी में उसे बैठाए नहीं। क्या होता है हम लोग देखते हैं कि गिर गए थे, हम पकड़ के बैठाए तो इनको मिर्गी जैसा आने लगा। तो कभी गिरे, अगर सिंपल कारण से भी कोई बेहोश होता है, अगर आप उसे बैठा देंगे तो ब्रेन की सप्लाई काफ़ी कम हो जाएगी, और ब्रेन की सप्लाई कम होने से ही लोग बेहोश होते हैं। और कम हो जाएगा तो हो सकता है कि पहले वो बेहोश सिंपल चीज़ से हुआ है, कॉमन फेंट से हुआ है, बाद में उसे मिर्गी का दौरा पड़ने लगेगा, ब्रेन डैमेज होने लगेगा। तो ऐसे लोगों को गिरे ही रहने दें। पैर कोशिश करें कि पैर को 1 से 2 मिनट के लिए 1 से 2 फुट ऊंचा कर दें, उसकी होश में आ जाएगी। डॉक्टर साहब, आज आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर इतनी खास जानकारियां हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने, कई बार कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हम बेहद सामान्य तौर पर लेते हैं वो कितनी ज्यादा भयावह हो सकती हैं अगर समय रहते हम उसके प्रति जागरूक ना हो तो। उम्मीद करते हैं आज के एपिसोड में दिखाई गई बातों से जो व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित होंगे वो जरूर लाभान्वित होंगे और अपने आप को इस समस्या से दूर करने के लिए पूरी तरह से तैयार कर लेंगे। अगले सप्ताह कुछ और खास बातों को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे हेल्थ मंत्रा में, जो जुड़ी होंगी आपके स्वास्थ्य। फिलहाल यहाँ हम लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।